गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया वीडियो लेकर आपके सामने हैं। आज के वीडियो में हम फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, निषेचन कैसे होता है, निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, वो सब कुछ आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर से गुजारिश करूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि और भी अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ सकूं। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। लेट्स वी स्टार्ट नाउ। अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो आज का। आज का टॉपिक है अपना फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में निषेचन। पुष्पीय पादपों में निषेचन की जो खोज की गई थी वो स्ट्रॉसबर्गर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस निषेचन की खोज की थी। ये एक अपने आप में एक क्वेश्चन है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में निषेचन किसने खोजा था। अगर निषेचन पूछा जाए तो नाम आएगा स्ट्रॉसबर्गर का, लेकिन अगर डबल फर्टिलाइजेशन दोहरा निषेचन पूछा जाए तो उत्तर जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके विषय में भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। यदि परिभाषित रूप में कहा जाए कि निषेचन क्या होता है तो नर व मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। यानी नर और मादा युग्मकों का मिलना, संलयन मीन्स मिलना, ही निषेचन कहलाता है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में नर और मादा युग्मकों का निर्माण कर लिया था। अब इनको कैसे ये मिलते हैं इस बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जब परागण क्रिया होती है, परागण क्रिया के बारे में कल के वीडियो में बताया था मैंने आपको। तो परागण क्रिया के द्वारा जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वर्तिकाग्र की सतह पर उपस्थित विभिन्न स्त्राव जिनके अंदर मौजूद होती है वसा, शर्करा, रेजिन जैसे पदार्थ से प्राप्त उचित माध्यम में अंकुरण करके पराग नली बनाता है। यानी पराग नली का जो निर्माण होगा वो वर्तिकाग्र पर होगा। यानी परागकण जो पराग नली बनाएगा उसे अपन परागकण अंकुरण कहेंगे। तो ये प्रश्न पूछा जाए कि परागकण अंकुरण कहाँ होता है तो भी जवाब क्या आएगा, वर्तिकाग्र पर। तो परागकण की संरचना कुछ ऐसे थी। तो यहाँ अपन देख रहे हैं ये इसका एक्साइन, इंटाइन, अंड को एक बड़ी कोशिका थी, एक छोटी कोशिका थी, एक जनन कोशिका, एक कायिक कोशिका। जब कायिक कोशिका से परागनली बनेगी तो परागनली के बनने के बाद यहाँ पे ऐसे नर युग्मक अपने पास दो बने थे, ये अपन ने पहले भी पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से परागनलिका का निर्माण जो है ये वर्तिकाग्र की सतह पर हो जाता है। जब वर्तिकाग्र की सतह पर परागनली बनती है तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि परागनली एक बनती है या दो बनती है या अधिक बनती है। तो सामान्यतया बच्चों एक परागकण से एक ही परागनली बन निकलती है। ऐसे परागकणों को एक नलिकीय या मोनोसाइफोनस बोलेंगे अंग्रेजी में, मोनोसाइफोनस, एक नलिकीय परागकण कहते हैं। अधिकांशतया जो पादप होते हैं उनमें एक नलिकीय परागकण होते हैं, लेकिन कुछ परागकण में से एक से अधिक परागनलियां उत्पन्न होती है। सामान्यतः तो एक ही परागनली बनती है, लेकिन कुछ परागकणों से एक से अधिक परागनलियां भी बनती है। इन्हें बहुनलिकीय या पॉलीसाइफोनस प्रकार के परागकण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चों कुकुरबिटेसी कुल के पादप और मालवेसी कुल के पादप। कुकुरबिटेसी कुल और मालवेसी कुल के जो पौधे हैं
उनमें बहुनलिकीय प्रकार के परागकण बनते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि बहुत सारी नलिकाएं जरूर यहाँ बन गई है, लेकिन प्रकृति केवल एक ही पराग नलिका को अंडाशय की तरफ भेजेगी, शेष पराग नलिकाएं जो हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाती है। तो अंत में जब अंडाशय की तरफ जब पराग नली जाती है तो यानी भ्रूणकोश जिसको अपन बोल रहे थे, भ्रूणकोश की तरफ जो पराग नली जाएगी वो पराग नली केवल एक ही रहेगी। ठीक है। पराग नलिका की वृद्धि एक दिशीय यानी एक ही दिशा में, एक दिशीय मतलब हमेशा पराग नली किधर जाएगी, अंडाशय की ओर ही जाएगी, तथा रसायन अनुवर्ती यानी रसायन की दिशा में, कीमोट्रॉपिक जिस तरफ से रसायन स्त्रवित होंगे उन रसायनों को स्पर्श करते हुए छूते हुए पराग नलिका जो है वो अंडाशय की तरफ जाती है। तो पराग नलिका की वृद्धि जो है वो एक दिशीय ही होती है, ये नहीं कि अंडाशय को छोड़कर और किसी दिशा में चली जाएगी, ना, बिल्कुल संभव नहीं है। और रसायन का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रसायन अनुवर्ती या कीमोट्रॉपिक प्रकार की वृद्धि। अब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश होगा, तो ये बीजांड में प्रवेश जो है ये 3 प्रकार से हो सकता है बच्चों। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से हो सकता है। ये 3 प्रकार से जो प्रवेश है इसको अपन जब अपने बीजांड की संरचना पढ़ी थी तब मैंने बताया था कि एक छोर तो होता है जिसको बोलते हैं बीजांड द्वारी छोर। यदि पराग नलिका बीजांड द्वारी छोर से प्रवेश कर रही है तो इसको बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं, या अंग्रेजी में बोलेंगे पोरोगैमी। क्या बोलेंगे? पोरोगैमी। यदि अधिकांश पादपों में ऐसा होता है। और यदि पराग नलिका निभागी छोर से, चैलेजल छोर से प्रवेश कर रही है तो इसको अपन बोलेंगे चैलेजल प्रवेश, तो इसको अपन बोलेंगे चैलेजोगैमी। क्या बोलेंगे? चैलेजोगैमी। चैलेजोगैमी, चैलेजोगैमी। यदि चैलेजोगैमी है तो पराग नलिका का प्रवेश निभाग की ओर से होगा। एग्जाम्पल इसका कैजुराइना, जुगलैंस आदि पादप। और यदि तीसरा प्रकार है अध्यावरणी प्रवेश, अध्यावरणी प्रवेश होगा तो इसको बोलेंगे मीजोगैमी। MESOGAMY, मीजोगैमी। मीजो यानी अध्यावरणों से प्रवेश हो रहा है तो वो मीजोगैमी कहलाएगी। कुकर बेटा, मैं इसको आपको डायग्राम से और दिखा देता हूं। अगर पराग नलिका जो है ये इस डायग्राम में आप देखें, यदि बीजांड द्वारी प्रवेश हो रहा है तो उस स्थिति में ये माइक्रोपाइल छोर था, माइक्रोपाइल से ये पराग नली जो है ये अंदर की तरफ इसमें प्रवेश कर रही है। यदि निभागी प्रवेश होगा तो देखिए ये निभाग की तरफ से ये पराग नलिका आई है और ये जाएगी तो यहाँ से ही, लेकिन प्रवेश इसने कहा किया निभाग की तरफ से किया है। और तीसरा टाइप है अध्यावरणी प्रवेश। अध्यावरणी प्रवेश यदि होगा तो ये इंटेग्यूमेंट थे अपने, पहला और दूसरा, ये 2 इंटेग्यूमेंट थे यहाँ। इन इंटेग्यूमेंट से अध्यावरणों से ये प्रवेश करके और ये जा रही है माइक्रोपाइल की तरफ। यदि इन तीनों चित्रों की आप तुलना करें तो तीनों चित्रों में आप पाएंगे कि पराग नलिका जो है वो चाहे बीजांड द्वार से आई हो, चाहे निभाग से आई हो, चाहे अध्यावरण से आई हो, ये लेकिन पराग नली जो है वो वृद्धि करती हुई माइक्रोपाइल की तरफ स्थित अंड कोशिका की तरफ ही जा रही है। ये कोशिका जो है ये वाली कोशिका, ये अंड कोशिका और ये इसकी सहायक कोशिका। तो यानी ये हमेशा चाहे प्रवेश किधर से भी करे लेकिन हमेशा किधर जाएगी, जिस तरफ अंड कोशिका होगी। ठीक है। इसके बाद में जब पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाएगी तो इसके पश्चात क्या होगा? तो भ्रूणकोश को याद करें। अब अपन भ्रूणकोश की संरचना को याद करें तो भ्रूणकोश में प्रतिव्यासांत कोशिकाएं थी, बीच में एक ध्रुवीय कोशिका या द्वितीय केंद्रक था, ये 2n था, ये सब n थी, और यहाँ अंड कोशिका और अंड कोशिका के दोनों तरफ सहायक कोशिका।
तो परागनली जब भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाएगी तो भ्रूणकोश में प्रवेश करने के पश्चात परागनली जो है, ये परागनली भी मैंने यहाँ हल्का सा एक डायग्राम पुट किया है, तो ये परागनली जो है ये प्रवेश करेगी यहाँ से। अब यहाँ से प्रवेश करेगी तो यहाँ स्थान नहीं है, तो उस स्थिति में ये सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिट्स जो है ये स्वयं नष्ट होगी। या तो एक सहायक नलिका नष्ट हो जाएगी या दोनों सहायक नलिकाएं नष्ट हो जाएगी। तो ये सहायक नलिका जब नष्ट हो जाएगी तो सहायक नलिका के नष्ट होते ही ये पराग नलिका ये प्रविष्ट हो जाएगी किसके अंदर, भ्रूणकोश के अंदर। भ्रूणकोश के अंदर जैसे ही प्रविष्ट होगी ये पराग नलिका अंदर जाकर फटेगी। फटने से एक केंद्रक तो मिलेगा ध्रुवीय कोशिका के साथ और एक केंद्रक मिलेगा अंड कोशिका के साथ। तो देखिए नर युग्मक, केंद्रक मतलब नर युग्मक, एक नर युग्मक जो N है ये तो मिला ध्रुवीय कोशिका के साथ जो कि 2N है। तो इसने तो बनाया प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ये कैसा बनेगा, 3N यानी त्रिगुणित। कैसा बनेगा, त्रिगुणित 3N। और दूसरी तरफ जो एक दूसरा नर युग्मक है वो अंड कोशिका के साथ मिलेगा। नर युग्मक भी N है, अंड कोशिका भी N है, तो ये दोनों बनाएंगे 2N यानी द्विगुणित युग्मनज। तो यहाँ पर निषेचन की क्रिया 2 बार हुई है। एक बार तो ध्रुवीय कोशिका के साथ नर युग्मक मिला है और दूसरा नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिला है, इसलिए इसको कहेंगे दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्मी पादप जो होते हैं उनमें अधिकांशतया दोहरा निषेचन पाया जाता है। और दोहरा निषेचन की जो खोज की थी, देखिए बच्चों शुरुआत में वीडियो को शुरू करते समय मैंने बताया था कि निषेचन का खोज करता था कौन था, स्ट्रॉसबर्गर। लेकिन दोहरा निषेचन जिस व्यक्ति ने खोजा था उस व्यक्ति का नाम था नावास्चिन। क्या था, नावास्चिन। तो नावास्चिन के द्वारा द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की गई थी। तो यहाँ पर ये त्रिसंलयन भी, इसको अपन ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन भी कहते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप कौन सी रचना बनती है, तो कहेंगे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और अंड कोशिका से जब नर युग्मक बनता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। ये कैसा होता है, 2N होता है यानी द्विगुणित होता है। तो यहाँ पर ये निषेचन की प्रक्रिया जो है ये पूर्ण होती है। निषेचन की प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद अब आगे जो है वो भ्रूण का विकास होगा, भ्रूण बनेगा। ये भ्रूण बन चुका है, तो भ्रूण जो है, भ्रूण का विकास किस प्रकार से होगा, भ्रूणपोष कैसे बनेगा, इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में जो है पढ़ेंगे। इस वीडियो को समाप्त करने के दौरान मैं फिर से आपसे एक बार गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को यदि आपको ये पसंद आया तो इसको और भी अधिक सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो जो है पहुंच सके। थैंक यू।